जैसे जैसे हम हिंदी को जानने की कोशिश में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें लगता है कि हिंदी बड़ी ही विचित्र भाषा है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? वो इसलिए कि हिंदी में स, श, श तीन तरीके के स, श, श का जिक्र है। बहुत सारे लोग तो जानते भी नहीं हैं कि इन तीनों स या श जो कुछ भी कहा जाए, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है और कहाँ किया जाता है। बहुत सारे लोगों को तो उच्चारण में ही फर्क होता है कि जब कोई शब्द हम लिखते हैं तो उसमें स, श, श का प्रयोग कैसे किया जाता है। कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें स, श की प्रॉब्लम फंसती है, कहाँ इस स का प्रयोग करना है, कहाँ इस श का प्रयोग करना है। कभी कभी दोनों श एक साथ आ जाते हैं तो कौन आगे कौन पीछे, ये बड़ी सारी विडंबनाएं हैं। तो आइए बहुत सारी चीज हम लोग जानने की कोशिश किया जाएगा और देखा जाए कि उम्मीद पे कितना खरा उतरते हैं। पहले एक चीज ये जान लीजिए, मैं आपको चलिए बता दे रहा हूं। हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में इसे कहते हैं बड़ा श। खास तौर से यूपी बिहार के लोग जो हैं इसे बड़े श के नाम से जानते हैं और इसे षटकोण वाले श के नाम से जानते हैं और इसे छोटे स के नाम से जानते हैं। ठीक, एक तो ये बात हो गई। लेकिन ये न इसमें कोई छोटा है, न कोई षटकोण वाला है, न मझला है, न सजला है, न बड़ा है। अब ये होता क्या है, इसको कहते हैं दंत स, इसको कहते हैं दंत स। ठीक है, इसे मूर्धन्य स कहते हैं, ये मूर्धा से बोला जाता है। ठीक है, ये मूर्धा से बोला जाता है तो इसे मूर्धा स कहते हैं। इसे ताल से बोला जाता है, इसीलिए इसे तालव्य स कहते हैं। यानी कि जो दांत से बोला जाए, जब हम कहते हैं सांप, तो सांप कहते हैं तो जीवा हमारी, जीभ हमारी जो है वह दांत के जस्ट पास ऐसे सटती है, सांप सांप। ठीक है, तो छोटे सा का उच्चारण वहां से होता है। लेकिन जो तालव्य श है, जब हम कहते हैं शाम शाम, तो दांत से थोड़ा सा अंदर, दांत से थोड़ा सा अंदर जो ऊपर तालु होता है, वो तालु में हमारी जीभ मोटी होकर ऊपर चिपकती है तो हम कहते हैं शाम। लेकिन अगर बोलना हो षटकोण षटकोण षटकोण, तो टौठा डॉट बोलते हैं तो जीभ हमारी ऐसे फोल्ड होकर के जहां ऊपर तालु के और पीछे जो गड्ढा सूखा सा स्थान होता है वहां टच करती, उस स्थान का नाम है मूर्धा। तो जब वहां से उच्चारण होता है थर्ड ऐसे बोलिएगा ना, तो जीभ आपको पता चलेगा जीभ आपकी कैसे मुड़ रही है। वहां से श का उच्चारण अगर आप करते हैं तो फिर वो जो उच्चारण होगा वो यही होगा। ठीक है, तो एक तो ये क्लियर हो गई कि ये जो जिसे हम लोग छोटा सा कहते हैं वो दंत स है, जिसे हम लोग षटकोण वाला श कहते हैं वो मूर्धा या मूर्धन्य श है, और जिसे हम लोग बड़ा श कहते हैं वो तालव्य श है। एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब आइए देखिए इसका रूल क्या होता है, नियम क्या होता है, कहां कौन सा स का प्रयोग किया जाता है। देखिए ये जो जिसे हम लोग कहते हैं मूर्धन्य श कहते हैं, ठीक है, मूर्धन्य श, ये सदैव हिंदी में उन्हीं शब्दों में प्रयोग किया जाता है जो संस्कृत से आए हुए हों, या यूं कहा जाए कि तत्सम के शब्द हैं। या तो वो शब्द संस्कृत के होंगे या तो वो तत्सम होंगे। और सीधी सी बात, दोनों बात एक ही। अगर आप हिंदी जानते होंगे तो सीधी बात है जो संस्कृत से आया वही तो तत्सम है। जैसे अगर हम कहते हैं संतोष, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, लिखते हैं संतोष, हमेशा संतोष ऐसे ही लिखा जाता है, ये तत्सम है। ठीक है, अगर हम लिखते हैं भाषा, लिखते हैं भाषा, ठीक है, फिर लिखते हैं हम पीयूष, पीयूष, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं हम लोग। मान लीजिए एक और शब्द है द्वेष, द्वेष। कुल मिला के रूल मैंने बता दिया आपको कि ये जितने भी ये श आएंगे, जितने भी ये श आएगा, ये जिसे हम लोग मूर्धन्य श कहते हैं या षटकोण वाला श कहते हैं, यह सदैव किस में आएगा, या तो संस्कृत के शब्द में आएगा या फिर तत्सम। मैं दो अलग अलग बातें बोल रहा हूं लेकिन दोनों बात एक ही है, जो संस्कृत से है वही तत्सम है। ठीक, एक तो ये बात क्लियर हो गई। अगला नियम याद रखिएगा। अगला नियम क्या कहता है, संधि के द्वारा श का प्रयोग देखिए कैसे किया जाएगा भाई, संधि के द्वारा। अब एक रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, रूल ध्यान से सुनिएगा। एक रूल क्या है, अगर ई विसर्ग या उ विसर्ग, ई विसर्ग या उ विसर्ग, जैसे अगर लिखा जाए निह, निह, तो इसे कहा जाएगा ई विसर्ग।
लेकिन अगर यहीं पे लिख दिया जाए दूह, तो इसे क्या कहा जाएगा? उ विसर्ग। यानी कि इसमें ई के बाद विसर्ग है और इसमें उ के बाद विसर्ग है। ठीक है, ये व्यंजन छोड़ दीजिए, न और द है, लेकिन इसमें मात्रा कौन सी? ई की और दू की। तो ई विसर्ग और उ विसर्ग, ये बात तो समझ में आ गई ना। अब रूल ये कहता है कि ई विसर्ग या उ विसर्ग के बाद, ठीक, ई विसर्ग या उ विसर्ग के बाद अगर क ख आएगा, च छ आएगा, ट ठ आए, तो थ आए और प फ आए। ठीक, ई विसर्ग के बाद क ख आए तो दोनों के बीच में, इधर से ई विसर्ग है जैसे हमने कहा निह, अब पीछे सारा क, निह लिख के पीछे सारा ख, तो दोनों के बीच में याद रखिएगा, दोनों के बीच में ये वाला श लगता है, दूसरा कोई श नहीं लग सकता। ठीक, अब अगर ई या उ विसर्ग के बाद च छ आए तो दोनों के बीच में ये वाला श यानी कि तालव्य श लगता है। ई या उ विसर्ग के बाद अगर ट ठ आए तो ये वाला श लगता है, यानी कि कौन सा स? मूर्धन्य श लगता है। अगर ये उ विसर्ग के बाद त थ आए तो ये वाला श मतलब कौन सा? दंत स लगता है। और ये उ विसर्ग के बाद अगर प फ आए तो फिर जाके ये वाला श यानी कि मूर्धन्य श लगता है। आप कह सकते हैं कि क ख ट ठ प फ तीन ऐसे वर्गीय व्यंजन हैं कि जिनके पहले अगर ई या उ विसर्ग के बाद क ख आ जाए, ट ठ आ जाए, प फ आ जाए तो कौन सा लगेगा? आप कह दीजिएगा कि मूर्धन्य स लगेगा। कौन सा लगेगा? मूर्धन्य स लगेगा। लेकिन अगर च छ आए तो क्या लगेगा? तालव्य श, और त थ आए तो क्या लगेगा? दंत स। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं निह धन कंटक तो होगा निष्कंटक। लेकिन निष्कंटक अगर मैं कहूं तो कौन सा स लगेगा? क ख के बीच में क्या लग रहा था? ये वाला लग रहा था, तो हो जाएगा निष्कंटक। निष्कंटक ऐसे लिखा जाएगा, निष्कंटक। ठीक, लेकिन अगर लिखा जाएगा निह धन छल, लिखा जाए निह धन छल तो क्या होगा? निश्छल होगा। तो कौन सा श? तो आपको ये बताया च और छ आए तो हमेशा तालव्य श, यानी कि जिसको हम लोग बड़ा वाला श कहते हैं, तो यहां पे हो जाएगा आपका निश्छल। इसी तरह से निश्चय भी हो सकता है ना, निह धन चय, तो च और छ कोई आए तो यही वाला लगेगा ना, तो हो जाएगा निश्चय। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? चलिए एक और देख लिया जाए, इसको हटाते हैं। एक और देखिए, लिखा जाए निह धन ठुर, तो ट ठ आए तो क्या था? ट ठ, मैंने कहा था क ख ट ठ और प फ तीनों का ये ग्रुप आता है तो हमेशा मूर्धन्य श लगता है। तो यहां पर निष्ठुर होगा तो निष्ठुर हमेशा लिखिएगा निष्ठुर, ऐसे निष्ठुर लिखा जाता है। ठीक है, एक और लिख देते हैं हम लोग दुहधन फल, तो प फ भी आए तो क्या बनेगा? यही बनेगा दुहधन फल, दुष्फल, निष्फल। क्लियर हो गई ना बात मेरी? अब देखिए तो वाला देख लिया जाए, निह धन तेज, तो त आएगा तो कौन सा होगा? ये वाला स बनेगा, तो हो जाएगा निस्तेज। प्रैक्टिस कीजिएगा और आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा शब्द है जो इस नियम से बाहर है। आप ये ढूंढ के बताइए कमेंट करके। बात समझ में आ गई ना? तो विसर्ग के बाद ई या उ विसर्ग के बाद क ख आए, ट ठ आए,
पफ हो आए तो हमेशा षटकोण वाला यानी कि मूर्धन्य श बनेगा। च छ आए तो हमेशा तालव्य स जिसे हम लोग बड़ा श कहते हैं वो बनेगा। और त थ आए तो हमेशा छोटा सा यानी कि दंत स बनेगा। क्लियर हो गई बात ना। अब आइए एक और रूल बताते हैं। एक और रूल यह है कि जब भी किसी शब्द में श स स एक साथ प्रयोग हो, इसमें से कोई भी श एक साथ प्रयोग हो, जैसे मान लीजिए कभी भी ये वाला श एक साथ प्रयोग हो जाए, ये वाला एक श एक साथ प्रयोग हो जाए। अगर मान लेते हैं श और स एक साथ किसी शब्द में आता है तो हमेशा याद रखिएगा क्रम यही रहेगा, हमेशा क्रम यही रहेगा। तालव्य श पहले रहेगा, दंत स हमेशा बाद में रहेगा। आप लिखते हैं शासन, ऐसे लिखते हैं ना, शासन। आप लिखते हैं शासक, ऐसे लिखते हैं ना। एक और शब्द आप लिखते हैं प्रशंसा, ऐसे लिखा जाता है प्रशंसा, ऐसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं प्रशंसा। हमेशा जिसे बड़ा श कहते हैं यानी कि तालव्य श वो पहले होगा और हमेशा दंत स बाद में होगा। आप एक और शब्द लिखते हैं निरीशंस, निरीशंस, ऐसे निरीशंस लिखा जाता है। हमेशा बड़ा वाला श यानी कि तालव्य स पहले होगा और दंत स हमेशा बाद में होगा। क्लियर होगी बात ना। लेकिन आप एक और बात बताइए, अगर ये वाला श और ये वाला श एक साथ हो तो क्या करेंगे? तब भी वही चीज याद रखिएगा, ये हमेशा तालव्य श पहले ही आएगा और मूर्धन्य श हमेशा बाद में आएगा। जैसे एक शब्द मैं कहूं तो आप अक्सर प्रयोग करते होंगे वो शब्द, और वो शब्द हो जाएगा शोषण। आप शब्द है शोषण, लिखता है नहीं लिखता है शोषण। अब शोषण जब लिखते हैं तो देखिए बड़ा वाला शब्द पहले होता है और जिसे हम लोग तालव्य श कहते हैं और मूर्धन्य श उसके बाद होता है। एक शब्द और होता है शीर्षक, शीर्षक लिखते हैं ना, शीर्षक, शीर्षक। देखिए इसमें भी बड़ा वाला शब्द पहले हुआ और मूर्धन्य श उसके बाद हुआ। एक और शब्द है लिखा जाता है विशेष, विशेष लिखा जाता है विशेष। देखिए इसमें भी वही है, बड़ा वाला शब्द पहले होता है यानी कि तालव्य शब्द पहले होता है, मूर्धन्य श बाद में होता है। ठीक, आप कमेंट करके बताइए कि अधिशासी कैसे लिखा जाएगा। कमेंट करके बताइए कि अधिशासी कैसे लिखा जाएगा। मैंने रूल बता दिया कि कैसे कैसे स का प्रयोग होता है, कहां कौन सा स लगता है। अब कमेंट करके बताइए कि अधिशासी कैसे लिखा जाएगा। इसके अलावा आपके भी दिमाग में अगर कोई शब्द ऐसा आ रहा है जो इस नियम से बाहर का है तो फिर कमेंट करके पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको बताने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि स के जो भी प्रॉब्लम है वो आज काफी कुछ पर्दा हटा होगा। और अगर मजा आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब अब तक आपने नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं किए हैं, देखते तो हैं सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दीजिए भाई, उससे कुछ जाना मिलना तो है नहीं आप लोगों को, आपका कोई नुकसान तो होना नहीं भाई, थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाएगा। अगर आपका बिना नुकसान हुए मेरा कुछ फायदा हो जाए तो कर दीजिए और किसी के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।